हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने अभी शीर्षक लिखा है, राइट टू फ्रीडम। जैसा कि मैंने आपको कल अपने लेक्चर में बताया था कि हमारे देश के संविधान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पहले राइट टू प्रॉपर्टी, माने संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार का हिस्सा था, लेकिन 1978 में जब जनता गवर्नमेंट की सरकार आई और मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे देश के संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और आज मैं राइट टू फ्रीडम की बात करूंगा। कल मैंने राइट टू इक्वालिटी की बात किया था, समता का अधिकार। आज स्वतंत्रता के अधिकार पर बात होगी। और दोस्तों, आप जानते हैं कि यह स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक लिखा गया है। माने कुल 4 आर्टिकल हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार को बताते हैं। तो उसके बारे में मैं आज बारी बारी से आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मूल अधिकार है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने क्या कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वो बंधन में है। और उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था, जो एक क्रांतिकारी कदम था और जिसके आधार पर वहाँ पर माने फ्रांस में क्रांति हुई। और फिर आप सबको मालूम है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, भातृत्व, ये तीनों सिद्धांत प्रतिपादित हुए। और यही 3 सिद्धांत हमारे भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में भी है, प्रियम्बुल में है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो मैं पहले के लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम के 4 भाग हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। अब बारी बारी से हम लोग इस पर व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, जो आर्टिकल 19 है उसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है। हालांकि मूल संविधान में एक और अधिकार था, टू एक्वायर प्रॉपर्टी, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में जो 6 अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। दूसरा, अच्छा, इसी में आप देखेंगे जैसे कि अमेरिका के संविधान में है प्रेस की आज़ादी के लिए अलग से लिखा हुआ है, हमारे देश में प्रेस की आज़ादी के लिए अलग से नहीं लिखा हुआ है। प्रेस की आज़ादी आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में ही सन्निहित है। तो अगर जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न जो रूलिंग दिए गए हैं उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस शामिल है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, अपने सामान का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें स्वतंत्रता मिला हुआ है। आप प्री सेंसरशिप नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए हमें फ्रीडम मिला हुआ है। और हम अपने मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, पिकेटिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। राइट टू स्ट्राइक जो है वो इस आर्टिकल का हिस्सा नहीं है, माने दैट इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द फंडामेंटल राइट्स। ये याद रखना है
राइट अगेंस्ट टेपिंग, जैसे राइट टू हैव प्राइवेसी, हमें निजता का अधिकार मिला हुआ है। तो निजता के अधिकार में क्या शामिल होगा कि जैसे आजकल आप देखते हैं कि टैपिंग होता है, फ़ोन का टैपिंग होता है, तो उसके लिए हमें उसके विरुद्ध अधिकार प्राप्त है कि हमारे टेलीफोन कन्वर्सेशन को कोई टेप नहीं करे। इसके अलावा और क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने मुद्दे को उठाने के लिए बंद करने का, धरना प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो अधिकार हैं वो किस में शामिल हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब दूसरा पॉइंट है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। और दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि बिना हथियार के हम जमा हो सकते हैं, एक जगह जमा हो सकते हैं, लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है। इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इन द नेम ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, धारा 144 सीआरपीसी के तहत कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है कि आप जमा नहीं हो सकते हैं, एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का एक जगह असेंबली नहीं हो सकता है। टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, हमें संगठन बनाने का आज़ादी है, हमें यूनियन बनाने की आज़ादी है। उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे बहुत सारे हमारे देश में प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पर कि नोमैडिक आदिवासी या ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको मालूम होगा कि बहुत सारे आदिवासी समूह ऐसे हैं जो कि प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, जैसे ओंजेस, ग्रेट अंडमानीज, इस तरह के बहुत सारे आदिवासी हैं जो नेग्रिटो कुल के हैं। तो उनकी रक्षा के लिए, उनकी बचत के लिए भारत सरकार ने अन्य लोगों को वहाँ आने जाने पर पाबंदी लगा रखा है। आप वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप वहाँ घर नहीं बना सकते, आप वहाँ फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में अबूझमार का इलाका है, बस्तर क्षेत्र में पड़ता है, अभी भी वहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइब्स रहते हैं जो ठीक ढंग से कपड़ा भी पहनना नहीं जानते। तो अबूझमार इलाके में आप नहीं जा सकते। उसी तरह से मणिपुर, नागालैंड और हिंदुस्तान के बहुत सारे एरिया हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरिया हैं, वहाँ पर आप घर नहीं बना सकते, आप मूवमेंट नहीं कर सकते। हालांकि अगला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एक हिंदुस्तानी के नाते आप कहीं भी, केरल से लेकर कन्याकुमारी, कहीं भी आप घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन जैसे अभी धारा 370 और 35A के लागू होने तक अभी तो उसको समाप्त कर दिया गया है। तो वहाँ क्या था कि बाहर के लोग वहाँ पर घर नहीं बना सकते थे, रह नहीं सकते थे। तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं, लेकिन इन एक्सेप्शनों के अलावा पूरे देश में हम कहीं भी घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये हमें राइट टू फ्रीडम के तहत में मिला हुआ है। और लास्ट में टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की आज़ादी हमें है। हम कोई भी पेशा चुन सकते हैं, हम कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किसी प्रकार का कॉलिंग अपना सकते हैं, यह हमारे स्वेच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन उसमें भी एक राइडर है, और वो ये है कि मान लीजिए कोई प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करता हो, वो भी तो एक बिजनेस कॉलिंग है, और उससे अगर पब्लिक हेल्थ या मोरालिटी पर असर पड़ता हो तो सरकार उस पर बंदिश लगा सकती है। जैसे मान लीजिए फ्रंटियर जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि रॉकेट साइंस या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी,
इसमें सरकार पूरी तरह से मनाही कर सकती है, और अभी हमारे देश में भी ये लागू है कि वहाँ पर कोई प्राइवेट व्यक्ति इस प्रकार का धंधा नहीं कर सकता है, उस टेक्नोलॉजी में ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। तो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस। तो ये सारे एक्सेप्शन जो है वो के तहत में हमारे आर्टिकल 19 के तहत में हम क्या देखते हैं कि 6 प्रकार के हमें फ्रीडम मिले हुए हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में केवल 6 फ्रीडम हैं, और ये फ्रीडम जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर बहुत सारी पाबंदियां हैं। वो क्या क्या पाबंदियां हैं ये भी आपको लिखना होगा। पहला, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, भारत की संप्रभुता और अखंडता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट कैन नॉट बी कंप्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। तो पहला पॉइंट यह सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। दूसरा है फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज। दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी या किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है, फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, विथ नेबरिंग कंट्रीज, विथ पावरफुल कंट्रीज। जैसे हिंदुस्तान का रूस के साथ में और उसके पहले सोवियत यूनियन के साथ में जबरदस्त फ्रेंडली रिलेशन था, और बहुत सारे मौके पर हिंदुस्तान को उसने मदद किया। 1971 में सोवियत यूनियन और इंडिया का ट्रीटी भी हुआ। अनेक समय सोवियत यूनियन ने संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को बचाया। तो अगर कोई व्यक्ति सोवियत यूनियन या अभी रूस के खिलाफ में अनाप शनाप बोलने लगे, जिससे कि कटुता बढ़े, हिंदुस्तान के सरकार को परेशानी हो, तो ऐसी स्थिति में उस पर बंदिश लगाई जा सकती है, उस व्यक्ति पर या संस्था पर या उस कंपनी पर बंदिश लगाई जा सकती है। तो सब्जेक्ट टू द फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज। तीसरा पॉइंट है पब्लिक ऑर्डर। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे देश में अस्थायित्व के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर। अगर पब्लिक ऑर्डर नहीं है, लोक शांति अगर भंग हो गया, ना तो आप कोई काम कर सकते हैं, ना नौकरी पर जा सकते हैं, ना किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट और वर्क हो सकता है, विकासात्मक कार्य रुक जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अगर कोई मान लीजिए कॉम्युनल दंगा हो गया, सांप्रदायिक अशांति फैल गया, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, तो ऐसी स्थिति में इन फ्रीडम जो राइट टू, जो विभिन्न प्रकार के जो हमें फ्रीडम मिले हुए, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, उसको कर्टेल किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब देश में आपातकाल लागू हो, धारा 352 के तहत में, जब देश पर विदेशी आक्रमण हो या इंटरनल रिबेलियन हो, आंतरिक विद्रोह, तब कौन सी धारा का उपयोग होता है, 352 का। धारा 356, जब किसी स्टेट की मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, जब वित्तीय आपातकाल लागू हो, धारा 360 के तहत में। ऐसी परिस्थिति में, हालांकि 360 को अभी तक लागू नहीं किया गया हमारे देश में जब से हमें आज़ादी मिली है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होगा, आर्टिकल 19 के तहत में जो हमें 6 प्रकार के जो अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, जो मैंने कल बताया था। लेकिन आने वाले जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, उसको इमरजेंसी के दौरान भी उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, वो अक्षुण्ण रहेंगे। यह हमेशा ध्यान रखने की बात है
इसके अलावा डिसेंसी और मोरालिटी, जैसे मैंने कहा कि आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करते हैं या एक ऐसा व्यवसाय शुरू करते हैं जिससे कि पब्लिक स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हो गया है या लोगों में अनैतिकता बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके राइट टू फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मान लीजिए चकला घर शुरू कर दिया है, अभी तो एक बिजनेस है, लेकिन अगर आसपास के इलाकों में अशांति फैल रही है, पब्लिक हेल्थ खराब हो रहा है, लोगों पर गलत प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, इंडिसेंसी फैल रहा है, इमोरलिटी फैल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस चकला घर को बंद किया जा सकता है। इसके बाद में डिफामेशन। आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को जलील करें, आप उसके बारे में अनाप शनाप आरोप लगाएं, जैसे कि अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता रहता है, और बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हैं उसको जलील करने का पूरा प्रयास किया जाता है, जबकि जो व्यक्ति लिखता है उसको उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता है, लोग फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको जो आज़ादी मिली है, जो 6 प्रकार के राइट मिले हैं, उस राइट को अगर आप दुरुपयोग कर रहे हैं, तो कोई जो व्यक्ति व्यथित होगा, विक्टिम पार्टी होगा, वो आपके खिलाफ में क्या करेगा? डिफामेशन सूट करेगा। और ये डिफामेशन सूट धारा 500 आईपीसी में इसका प्रावधान है। इसके तहत में आपसे 2 प्रकार से सूट दायर किए जा सकते हैं, या तो आपसे हर्जाना वसूल किया जाएगा या आप पर क्रिमिनल डिफामेशन सूट लागू किया जा सकता है, और उसके तहत में आपको जेल भी हो सकती है अगर आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं तो। इसके अलावा कोई भी आप बातचीत करते हैं या आप कोई उद्घोषणा करते हैं या कोई आप स्पीच देते हैं जिससे कि जनता भड़क उठती है, वो अपराध करने के लिए उद्यत हो जाती है, इन दैट केस क्या होगा? आप पर चार्ज लगेगा कि यू आर इंसाइटिंग वायलेंस इन द सोसाइटी, और उस स्थिति में आपके जो फ्रीडम है 6 प्रकार के, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और लास्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हेन एवर द क्वेश्चन अराइजेस रिगार्डिंग द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भारत के संप्रभुता और उसके अखंडता पर जब भी कोई सवाल उत्पन्न होगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार का ये उत्तरदायित्व होगा, भारत सरकार का या राज्य सरकार का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वह आपके जो 6 प्रकार के जो फ्रीडम हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर सके। तो ये विभिन्न जो हमने आपको उपबंध प्रोविजन बताए हैं, इसके तहत में राइट टू फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि जैसे कि अमेरिका में राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रोविजन है, लेकिन हमारे देश में राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिखा हुआ, उसी में यह सन्निहित है। आर्टिकल 20 में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? इसमें हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। कुछ मामले में हमें सुरक्षा मिला हुआ है, और वो सुरक्षा क्या है? पहला, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कानून को आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं कर सकते हैं। जो मैंने लिखा कि कोई भी कानून क्रिमिनल लेजिस्लेशन, ये सिविल लॉ में लागू नहीं है। सिविल मामले में रिट्रोस्पेक्टिव माने पीछे से, जैसे कि आज है, मान लीजिए 22 तारीख है सपोज, तो आप मान लीजिए आज मैंने कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए मान लीजिए मैंने 307 की हत्या का प्रयास किया, मेरे खिलाफ में 307 का मुकदमा एक पर्टिकुलर ए नाम के थाने में मुकदमा कायम हुआ। तो 307 के लिए जो आईपीसी में आज वर्तमान में क्या स्थिति है कि मान लीजिए 10 साल का सजा का प्रावधान है। तो
आज अगर हमने अपराध किया उसके लिए हमें सजा क्या मिलेगा? 10 साल का सजा मिलेगा, भले उसका निर्णय 10 साल के बाद में हो, 5 साल के बाद में हो, क्योंकि जिस समय में मैंने अपराध किया था उस समय में वो अपराध उसका पनिशमेंट 10 साल का था। अब यहां पर मैंने क्या लिखा कि इक्स पोस्ट फैक्टो वर्ड, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, मतलब बैक डेट से आप लागू नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी मान लो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मान लो पार्लियामेंट जो है वो 25 तारीख को ये कानून बनाए कि हत्या के प्रयास करने वालों के लिए आजीवन कारावास से दंडनीय होगा, तो वो मुझ पर लागू नहीं होगा क्योंकि मैंने आज अपराध किया है। आप समझ गए मेरी बात को? लेकिन सिविल मामले में ये लागू किया जा सकता है, मैंने बैक डेट से लागू किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। दूसरा कि डबल जेपार्डी, मतलब क्या होता है कि एक ही अपराध के लिए हमें 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए, मान लीजिए मैंने किसी का कत्ल किया, मेरे पर मुकदमा चला और मैं बरी हो गया, गवर्नमेंट फिर हाई कोर्ट गई, वहां भी मैं बरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट गई, वहां भी मैं बरी हो गया, तो फिर उसी अपराध के लिए गवर्नमेंट जो है या पुलिस डिपार्टमेंट मेरे खिलाफ में मुकदमा नहीं चला सकती है। इसको बोलते हैं डबल जेपार्डी, माने एक ही अपराध के लिए 2 सजा नहीं हो सकती है। अगर हम एक्विट हो गए या हम छूट गए तो छूट गए। सरकार ने या पुलिस विभाग ने पूरा प्रयास किया हमें सजा दिलाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट तक मुझे उसमें सजा नहीं मिली तो हम बरी हो गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन यह कानून कहां लागू नहीं है? डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में। दोस्तों मान लीजिए अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मान लो मैं डिप्टी कलेक्टर हूं और मैंने आदेश देकर के, मान लो मैंने गोली चालन का ऑर्डर दिया और उसमें 5 लोग मारे गए, उसके बाद में गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमीशन बैठाई और इंक्वायरी में पाया गया कि मैंने जो गोली चालन का आदेश दिया था उसकी जरूरत नहीं थी और जानबूझ करके हमने गोली चालन का आदेश किया जिससे 5 लोग मारे गए। अब गवर्नमेंट ने मेरे खिलाफ धारा 300 का मुकदमा चलाया, 302 आईपीसी का, और बाद में मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी बरी हो गया, हाई कोर्ट से भी बरी हो गया और सुप्रीम कोर्ट से भी बरी हो गया। चूंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं तो गवर्नमेंट मेरे खिलाफ में उसी केस पर विभागीय कार्रवाई, मैंने डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स कर सकती है। लेकिन उसका जो आरोप होगा वो दोनों आरोप समान नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि एफआईआर में जो आरोप होगा वो ये होगा कि इन्होंने गलत तरीके से गोली चालन का आदेश देकर के 5 लोगों को मरवा डाला, नंबर 1, ये तो हो गया क्रिमिनल केस में। लेकिन इसी मामले में अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग या विभागीय कार्रवाई होगी तो उसमें क्या लिखा होगा कि गोली चालन का आदेश देकर बिना किसी पर्याप्त कारण के गोली चालन का आदेश देकर मिस्टर ए, माना मैं, मिस्टर झा ने विभागीय कदाचरण किया है, तो यह होगा इसका आरोप। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रूलिंग हैं जिसमें कि क्रिमिनल केस में जो आरोप लगा आरोपी पर, वही आरोप अगर विभागीय जांच में लगता है सेम आरोप, तो उस स्थिति में आरोपी को फायदा मिल जाता है। तो आरोप, हालांकि मामला एक ही है लेकिन आरोप का जो वर्डिंग होगा वो अलग अलग होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी व्यक्ति को उसके खिलाफ साक्ष्य के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एविडेंस एक्ट में धारा 25 और 26 में क्या लिखा हुआ है
कि पुलिस के समक्ष दिया गया बयान मान कन्फेशन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होता है। वाई? बिकॉज साक्ष्य में अगर ग्राह्य होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धारा 21 से हिट करेगा, धारा 20 से हिट करेगा। तो इसीलिए धारा 25 और 26 एविडेंस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि पुलिस के द्वारा लिया गया आरोपी का बयान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा, माने कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 कि आपको थंब इंप्रेशन किसी आरोपी से लिया, अंगूठे का निशान लिया जा सकता है, सिग्नेचर स्पेसिमेन सिग्नेचर लिया जा सकता है, हस्ताक्षर का नमूना लिया जा सकता है, आरोपी के शरीर को, बॉडी को देखने के लिए कहा जा सकता है, उसे वो मना नहीं कर सकता है। तो और अगर आरोपी के दिशा निर्देश पर कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मिला है जिससे कि अपराध कारित करने में उपयोग किया गया है, तो वो भी साक्ष्य में एडमिसिबल है एज पर द सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के 27 धारा 27 के मुताबिक। दोस्तों, अब मैं चलता हूं धारा 21 पर। धारा 21 क्या बताता है? 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब हुआ कि नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, केवल एक चीज को छोड़ करके, एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में, सल्तनत काल में या प्राचीन भारत में या मुगल पीरियड में हम क्या देखते थे? समरी ट्रायल होता था, सुनवाई कर लेता था राजा और उसके बाद तत्काल उसको दंड दे देता था, फांसी की सजा दे देता था या हाथी से कुचलवा देता था या 50 कोड़े का दंड दे देता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ का प्रावधान है, आर्टिकल 14 का प्रावधान है, राइट टू इक्वालिटी, और इसके तहत में एक प्रोसीजर बनाया गया है। प्रोसीजर क्या है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संबंधित थाने में प्राथमिक सूचना दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगा, जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसका अन्वेषण करेगा, साक्ष्य को जुटाएगा, साक्ष्य को जुटाने के बाद में उसको अगर लगेगा कि पर्याप्त सबूत है किसी व्यक्ति के खिलाफ में तो उसको अरेस्ट करेगा, उसको जेल भेजेगा या उसको और पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड ले सकता है, और उसके निशानदेही पर बहुत सारे मटेरियल जब्त किए जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद में उस पर उसको चार्जशीट संबंधित कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां पर ट्रायल शुरू होगा, विचारण जिसको हिंदी में बोलते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, माने मुख्य परीक्षण, उसके बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षण, उसके बाद में री एग्जामिनेशन पुनः परीक्षण। इस माध्यम से विचारण होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट पेश किया जाएंगे, संबंधित गवाह पेश किया जाएंगे। उसके बाद में विचारणकर्ता जज ये निर्णय करेगा कि उस व्यक्ति के खिलाफ में पर्याप्त सबूत है या नहीं है। अगर पर्याप्त सबूत है तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। उस दंड के खिलाफ में हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। हाई कोर्ट में दिए गए निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। तो हमारे यहाँ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद में कोई अपीलेट कोर्ट नहीं है। तो दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि एक प्रोसीजर है दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहां पर देखना जरूरी है कि हमारे देश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यहां इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है जैसे अमेरिका के संविधान में लिखा गया है। यहां पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का उल्लेख है। तो अब पहले आपने देखा होगा कि 1950 के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि केवल जो है वो
आर्टिकल 21 जो है वो अवेलेबल है कब? जब एग्जीक्यूटिव का जो कार्यपालिका का जो आर्बिट्रेरी एक्शन है उसके खिलाफ उपलब्ध है, लेकिन आर्बिट्रेरी लेजिस्लेशन के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। लेकिन बाद में 1978 में मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के जजमेंट को पूरी तरह से पलट दिया और उन्होंने कहा कि जो आर्बिट्रेरी, जो निरंकुश लेजिस्लेशन है, जो कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उसके खिलाफ भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार जनता को प्राप्त है और वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। तो नॉट ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी, पक्षपातपूर्ण या निरंकुश एग्जीक्यूटिव की कार्रवाई के खिलाफ, बल्कि पार्लियामेंट या असेंबली के निरंकुश कार्रवाई के खिलाफ भी जनता को अधिकार प्राप्त है। और इसी के तहत में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत में विभिन्न प्रकार के अधिकार को उल्लिखित किया है। उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ में जो जीवन का अधिकार है वो केवल सर्वाइवल से संबंधित नहीं है, नॉट ओनली इज रिलेटेड टू सर्वाइवल बट इट इज राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी। जहां पर मनुष्यों की प्रतिष्ठा नहीं है, राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी नहीं है, वो कोई जीवन का अधिकार नहीं है। तो उनको राइट टू लाइफ को उन्होंने किससे जोड़ा? राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी। दूसरा, राइट टू हैव डिसेंट इन्वायरमेंट, नॉन पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, फ्रेश एयर एंड वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, राइट अगेंस्ट हैजार्डस इंडस्ट्रीज। अब जैसे कि जोखिमपूर्ण जो उद्योग लगाए जाते हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनसे जो विभिन्न प्रकार के जो धुआं या खतरनाक चीज़ें निकलते हैं, उससे भी प्रोटेक्शन का अधिकार हर आदमी को, हर हिंदुस्तानी को प्राप्त है। इसके तहत में सुप्रीम कोर्ट ने और कौन कौन से अधिकार शामिल किए हैं। कभी कभी ये होगा कि इसी आर्टिकल पर आपको पूरा क्वेश्चन कंसंट्रेट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो इस आर्टिकल के तहत में आप क्या क्या देंगे? राइट टू लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन का अधिकार, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस, राइट टू फ्री लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल। आप देखते हैं कि हमारे देश में लाखों के तादाद में केस पेंडिंग हैं, हजारों 20 साल से 50 साल से पेंडिंग हैं। तो इस राइट टू लाइफ के तहत में राइट टू फ्री लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल भी निहित है। और इसलिए आपने देखा होगा कि विभिन्न राज्य सरकारों ने जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर फ्री लीगल एड की व्यवस्था किया हुआ है। जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जो मजलूम हैं, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सके, उसके लिए वकीलों का पैनल तैयार किया गया है, जिसको कि राज्य सरकार समय समय पर उनको सम्मान निधि देता है। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, माने जैसे पुलिस वाले पहले हथकड़ी लगा देते थे, उससे उनका सामाजिक प्रतिष्ठा में अवमूल्यन होता था। तो हर एक व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसको हथकड़ी न लगाया जाए। और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, आपने देखा होगा कि महिलाओं को जो नौकरी करती हैं तो कार्यस्थल पर उनके साथ में मोलेस्टेशन किया जाता रहा है। तो उसके लिए अब हम क्या देखते हैं कि हर एक कार्यस्थल पर वहां पर एक कमेटी बनाई गई है, जहां पर कि अगर इस प्रकार के कोई शिकायत आती है तो पहले उस कमेटी के द्वारा जांच की जाती है। दोस्तों, राइट टू हेल्थ,
right of social security and protection of the family, right to social and economic justice, right to freedom from noise pollution, right to sleep। और इसी के तहत में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया कि रात में 10 बजे के बाद में कोई भी लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, जिससे कि जनता को सोने में व्यवधान हो। तो उसके लिए उन्होंने कड़ा कानून बनाया हुआ है। इस तरह से बहुत सारे अधिकार राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर विभिन्न जजमेंट के द्वारा दिए गए, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। बाद में भारत सरकार ने सूचना के अधिकार को कानूनी बना दिया। अब लास्ट में हमारा जो अगला पॉइंट है वह क्या है? आर्टिकल 22। दोस्तों, आर्टिकल 22 के दो भाग हैं। पहला है फर्स्ट पार्ट डील्स विद द केसेज ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, जो सामान्य कानून है उसके संबंध में ये पहला भाग है, और दूसरा है सेकंड पार्ट डील्स विद द केसेज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो इन दोनों कानून के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। पहला, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पॉइंट है दिए गए हैं कि जो अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो कानून में यह नियम है कि उसे ग्राउंड्स ऑफ माने अरेस्ट करने के कारण बताए जाएंगे। अरेस्ट होने के बाद में उस मुलजिम को 24 घंटे के अंदर में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम टेकन फॉर जर्नी। यात्रा के लिए जो समय लगता है उसको छोड़ के बाकी समय, मतलब 24 घंटे के अंदर में किसी मजिस्ट्रेट के सामने में आपको पेश करना होगा, पुलिस अधिकारी को पेश करना होगा उस मुलजिम को। तीसरा, 24 घंटे से ज़्यादा कोई पुलिस अधिकारी किसी मुलजिम को अपने पास नहीं रख सकता है, बशर्ते कि इसके लिए मजिस्ट्रेट ने उसे ऑथराइज किया हो या उसे पुलिस रिमांड दिया हो। अदरवाइज ये अनऑथराइज माना अनधिकृत डिटेंशन कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। और हो सकता है कि इसके लिए पुलिस अधिकारी पर धारा 342 का मुकदमा कायम किया जाएगा कि उन्होंने अनऑथराइज डिटेंशन किसी आरोपी का किया, जबकि उसके लिए मजिस्ट्रेट ने उनको ऑथराइज नहीं किया था। और चौथा है कि राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हैं उस व्यक्ति को, मेरा अभियुक्त को यह अधिकार है कि वो अपना वकील नियुक्त करे ताकि वो अपने केस को डिफेंड कर सके। अगला, दूसरा, द सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब दोस्तों, हमारे देश में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, ये लागू है। और जब किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में बंद किया जाता है तो इसके तहत में यह प्रोटेक्शन किसको किसको उपलब्ध है? सिटीजन को भी और नॉन सिटीजन को भी। दूसरा, 3 महीने से ज़्यादा किसी को निरोध में नहीं रखा जा सकता। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में और ऑर्डिनरी लॉ में जो डिटेंशन होता है, अंतर क्या है? अंतर यह है कि ऑर्डिनरी लॉ के तहत में जो किसी व्यक्ति को आप जब अरेस्ट करते हैं तो उसको आपको 24 घंटे के अंदर में उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 3 महीने तक उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में मैंने पुलिस अधिकारी उसको जेल में रख सकता है, लेकिन बाद में 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट के जजों की कमेटी के द्वारा उसके केस की समीक्षा की जाएगी। अगर ये पाया जाएगा कि इसमें कोई तथ्य है या आगे बढ़ाने की ज़रूरत है तब तो वो बढ़ा सकता है, अदरवाइज उसको रिलीज कर देगा। तीसरा क्या है कि
हर एक जो डिटेन्यू है, जिसको क्या आपने गिरफ्तार किया है, उसे अपने केस को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है। चौथा कि पार्लियामेंट और असेंबली दोनों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत में कानून बनाने का अधिकार है। जैसे कि डिफेंस के मामले में या फॉरेन अफेयर्स के मामले में या कम्युनिकेशन के मामले में पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। और दोस्तों, इसी के तहत में जो है पार्लियामेंट ने समय समय पर कानून बनाए हैं। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, जिसको कि 1969 में ख़त्म कर दिया गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको मीसा कहते हैं, वो 1971 में बनाया गया था, उसको 1978 में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड है। उसके बाद में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, उसके बाद में टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट, जिसको टाडा एक्ट कहते हैं, उसे 1985 में लागू किया गया था और बाद में 1995 में उसे रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988 और इस अंत में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा, इसको 2002 में लागू किया गया था और 2004 में ख़त्म कर दिया गया। और अभी जो है, जो दुर्दांत आतंकवादी हैं, ड्रेडेड टेररिस्ट हैं, उनके लिए UAPA का कानून लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम क्या देखते हैं, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो यहाँ प्रोविज़न हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है, वो आपको विश्व के किसी भी प्रजातांत्रिक देश के संविधान में नहीं मिलेगा। बड़ी अनिच्छुकता से, अनविलिंगली, संविधान निर्माताओं ने इस उपबंध को संविधान के धारा 22 में रखा, हालांकि वो रखना नहीं चाह रहे थे। लेकिन चूंकि उस समय में पार्टीशन हुआ था, सांप्रदायिक दंगे जगह जगह भड़क रहे थे, पुलिस से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, ऑर्डिनरी लॉ के तहत में, IPC CRPC के तहत में कार्रवाई करना असंभव हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को संविधान के आर्टिकल 22 के तहत रखा गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था, तो ब्रिटिश इंडिया में भी हम देखते हैं डिफेंस इंडिया एक्ट 1939 और उसके पहले 1818 में बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन एक्ट यहाँ पर लागू था। और इसके तहत में डिफेंस इंडिया एक्ट के तहत में तो बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उसको अंग्रेज़ों ने थोक भाव से, खास करके क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में, थोक में कांग्रेसियों को और अन्य फ्रीडम फाइटर को तहसील स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया था, इसी एक्ट के तहत में। तो दोस्तों, ये इतने जो हमने 4 प्रकार के जो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम बताए। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। और लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये राइट टू फ्रीडम जो है वो सबसे ज़्यादा सैंक्रोसैंक्ट राइट है, सबसे पवित्र है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक तोते को पिंजरा में रखा गया और उसको रोटी दी गई और उसका दरवाज़ा खोल दिया गया, तो तोता क्या किया, सबसे पहले वो दरवाजे से भाग गया। मतलब सबसे पहले आदमी को या जीव जंतु को
स्वतंत्रता चाहिए और स्वतंत्रता के बाद ही रोटी चाहिए। तो जैसा कि कहा गया है, जो फेमस जो प्रोवर्ब है वो क्या है कि कांस्टेंट विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। ये स्वतंत्रता का अधिकार तभी अक्षुण्ण रह सकता है जब हम लगातार जागरूक रहें अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब मजबूत संस्था बनी रहे, हमारा पार्लियामेंट मजबूत रहे, हमारे जनता एम्पावर्ड हो, मतलब सक्षम हो, ताकि वो सक्षम व्यक्ति का चुनाव कर सके जो उसके मुद्दे को पार्लियामेंट में उठा सके। और इस तरह से हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अक्षुण्ण रह सकता है। थैंक यू वेरी मच।